नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805096906503864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। Hello everyone, welcome you all to Study for Civil Services। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में पहले के करंट अफेयर्स पूरे मंथ उसके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के हमने कवर किए। सेम एज दैट वे आज के लेक्चर में हम लोग सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। जैसे पहले की वीडियोस हमारी थी, आप लोगों ने काफी अच्छे से उसको सुना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया उसके ऊपर। सेम उसी तरीके से हम लोग और इसकी जो वीडियोस हैं वो भी हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं और हम इसके अंदर जो इसकी नेक्स्ट करंट अफेयर्स हैं उसी को आगे कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले अपने फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। फर्स्ट आर्टिकल इज ऑल अबाउट एक न्यू इंडिया में, सॉरी तमिलनाडु में, मतलब इंडिया में ही जो है एक कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। कावेरी रिवर से आपके दिमाग में थोड़ा सा साउथ इंडिया की पिक्चर बनी होगी। तो ये बेसिकली जो है वो तमिलनाडु में की गई है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है। तमिलनाडु में एक्चुअली में इस तरीके के बहुत सारे पहले भी इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं। जैसे आपको मैंने इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी जो है जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो यहाँ पर, आपको याद है स्लेंडर लॉरिस के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्लेंडर लॉरिस के लिए कंजर्वेशन सेंटर बनाया है, डगंग्स के लिए बनाया है, याद है। ये सब हम लोग, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। ये सब कंजर्वेशन कौन यहाँ पे बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन से एक्ट के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, ठीक है। तो इसी एक्ट के तहत नई एक और जो है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है, जो तमिलनाडु की वन ऑफ द 17th जो है वो सेंचुरी यहाँ पर कहलाएगी। समझ रहे हो? तो आप ये सब ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो, राइट एवरीवन। तो आप लोग इसको याद रखिएगा इस तरीके से। जो ये लोकेटेड होगी प्रॉपरली कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साउथ में, जो कि जिसका बेसिक जो है वो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ रहेगा। तो तमिलनाडु के लिए ये वाला फैक्ट्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में जो है आपको ये भी याद रखना है कि जो ये कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें आपको जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके आसपास के जो टाइगर रिजर्व है वो भी इससे एरिया टच होते हैं। प्लस साथ ही साथ आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में बर्ड्स, मैमल्स, एंटीलोप्स, एलिफेंट्स को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर एक हैबिटेट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर एक होती है जाइंट स्क्विरल, ठीक है, और फिश ईगल्स। ये सब जो स्पीशीज हैं वो डिपेंडेंट है कावेरी रिवर के ऊपर, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा सा इसमें कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है ना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, समझ रहे हो? तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। कावेरी रिवर का जो एक एरिया है उसको भी आपको कवर अप करते हुए जाना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इसको आप रीड कर लीजिएगा। इसमें कृष्णगिरी, कृष्णगिरी और धर्मपुरी एरिया में, कृष्णगिरी से आप लोगों को और कुछ याद आ रहा है? कृष्णगिरी से सब लोग जरा याद करने की कोशिश करें। कृष्णगिरी इज द अनदर नेम फॉर काराकोरम रेंज। याद है काराकोरम हमारे नॉर्थ की रेंज है, जो उसी का एक अनदर नेम है कृष्णगिरी। तो एक ये भी फैक्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो जो भी फैक्ट्स होते हैं ना, ये आपको हमेशा दिमाग में रखने पड़ेंगे, अपने आप को रिलेट करना है चीजों को। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट जो है मैं चाह रही थी कि सब लोग बहुत ध्यान से समझें। कॉन्सेप्ट है ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। इसे हिंदी में भी हम ग्रीन वॉशिंग ही कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा एफर्ट है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने ये बोला है कि अगर कभी कोई ग्रीन वॉशिंग होगी तो उसके तहत अब जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी। अब ग्रीन वॉशिंग को यहाँ पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन है कि ये ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, ठीक है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली दिस ग्रीन वॉशिंग।
ठीक है, अभी पता है रिसेंटली ये ना एक्चुअली हाईलाइट भी बहुत हो रहा था, ये ट्विटर पे भी काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे आने लग गई थी। ठीक है, ये मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी। देखो, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि व्हाइट वॉशिंग क्या होता है, आप व्हाइट वॉश करते हो जब आप घर में व्हाइट वॉश करवाते हो, पेंट करवाते हो, तो आप पुरानी के ऊपर नई परत लगा देते हो, ऐसा ही होता है ना व्हाइट वॉश। ऐसे ही ग्रीन वॉशिंग होता है। ग्रीन वॉशिंग में क्या होता है कि अगर हम कोई हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करने वाली चीजें है ना, आप उस पे ये झूठ बोल के फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो, फॉल्स इंप्रेशन देते हो, मिसलीड करते हो कि ये जो प्रोडक्ट है जो भी लॉन्च हो रहा है ये एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा। जबकि क्या होता है, आप उसको मतलब वो बिजनेस जो है वो गलत तरीके से एक इंप्रेशन देता है कि ये इकोलॉजिकली हार्मफुल नहीं करेगा। ठीक है, वो फॉल्ट को कवर करने के लिए चीज की जाती है, तो इसे हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। इसका अनदर नेम भी है जिसे हम कहते हैं ग्रीन शील्ड। क्या होता है इसमें, जो अगर किसी, देखो यार आपको पता है कि आज के टाइम पे एनवायरमेंटली जो गुड प्रोडक्ट्स हैं, जो नेचुरल है, केमिकल फ्री हैं, जिनको दोबारा भी रिसाइकल किया जा सकता है, हेल्दियर है, वो आजकल बहुत चल रहे हैं। तो अगर उससे क्या होता है ना, लोग उसको अ, गलत तरीके से बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों ने कंपनी सुनी है वोक्सवैगन। वोक्सवैगन कंपनी के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने अपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर और अपनी चीजों को इस तरीके से यूज करा है, टेस्टिंग में उन्होंने चीटिंग करी है। उन्होंने ये बताया कि भाई एमिशंस, जो इसके कार्बन एमिशंस होते हैं, वो सही हैं, वो गलत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो ड्रिंक्स हैं, बेसिकली कोका कोला जो है, जिसको बोला गया है कि वो पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक का वर्स्ट पॉल्यूटर है। ठीक है, ऐसे ही जो एक कंपनी है आइकिया, आइकिया एक कंपनी है ना जो फर्नीचर को सेल करती है, जो पूरा वुड के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। तो वो क्या है कि आइकिया भी जो है वो, इसके ऊपर भी ये एक आया था कि वो जो अपने बेंच वुड बनाती है, चेयर्स बनाती है जो कि वुड से आती है, वो इलीगली यूक्रेन के कैर्पथियन माउंटेन से लिया गया है। और उस कैर्पथियन माउंटेन्स में जो है बियर, वुल्फ, इन सब की यहाँ पर स्पीशीज रहती हैं। ठीक है, वो गलत तरीके से वहां से ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, इस तरीके के इल्जाम जो है वो उन सब जो है उन पे लगाए गए हैं, बहुत सारे ऐसी कंपनीज पे। ठीक है, ऐसे ही नेस्ले जो है, जो नेस्ले कंपनी है, वो नेस्ले कंपनी ने भी ये डिक्लेयर किया कि 2025 तक उनकी जितनी भी पैकेजिंग्स होंगी जिसमें हम उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, चाहे हम चॉकलेट खाते हैं, चाहे मैगी है, चाहे कितने भी और सब उनकी कॉफी है या बहुत सारी पैकेजिंग है, वो रिसाइकलेबल होगी और रीयूजेबल होगी। ठीक है, तो ये एक ग्रीन वॉशिंग होती है। ग्रीन वॉशिंग जो मतलब एक आपको सिर्फ एक बता दिया जाता है, असल में आप उस प्रोडक्ट के ऊपर वो आप उसको एक्चुअली में उसको नहीं मानते हो कि वो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से यूज करने लायक है या फिर वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा, तो वो क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं होता, और उसको आप एक ग्रीन परत चढ़ा के उसको बेच दिया जाता है एक बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के रूप में। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आज के टाइम पे ये टर्म बहुत पॉपुलर भी है, और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने इस चीज को क्लियर भी किया है कि अब जो है इसके ऊपर एक कमेटी बिठाई जाएगी जो प्रॉपरली इसके ऊपर नजर रखेगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। वो जो है वर्ल्ड है यहाँ पर डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा है, एंड ऑल्सो इट इज प्रमोटिंग इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। समझ रहे हो ना बात को सब लोग। तो ये एक गलत स्ट्रेटेजी को प्रमोट भी कर रहा है, क्योंकि अब हम चाह रहे हैं कि हमें जीरो एमिशन को प्रमोट करने हैं, तो जीरो एमिशन प्रमोट करने में ये एक सही जो है एक फैसला नहीं होगा। ठीक है, सो एक ग्रीन वॉशिंग टर्म, आई होप सब लोगों को ग्रीन वॉशिंग को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम के लिए हमें इतना ही पढ़ना है, एग्जाम के लिए इससे आपको ज्यादा नहीं जानना। एग्जाम के लिए इतना जितना मैंने बताया उतना इज इनफ टू गिव आंसर्स टू योर एमसीक्यू क्वेश्चन। और अगर आपका कोई मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपका कोई, आपको आंसर लिखना, आंसर राइटिंग करनी है, उस रिस्पेक्ट में भी ये आपको आप ऐड कर सकते हो इस टर्म को अपने आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी न्यूज में है, ये भी क्लाइमेट के ऊपर ही आया था। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है। मैंग्रोव नाम पता है, मैंग्रोव सब लोगों ने सुना होगा, पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैंग्रोव का जो कवर है, जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं, ये हमारे मैंग्रोव जो है वो आपको पता है डेल्टा वाला जो रीजन है वहां पे मिलते हैं। अभी जो यूएन का क्लाइमेट समिट हुआ है उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है, मैंग्रोव फॉर क्लाइमेट अलायंस, जिसमें टोटली कितनी कंट्रीज हैं आप यहाँ पे नाम पढ़ेंगे, यूएई, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
यहाँ पर इंडिया का गोल है कि हमें जो है वो श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सब के साथ कोलैबोरेट करके, इन सब के साथ जोड़ के मैंग्रोव को वापस से प्रमोट करना है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि पहली चीज तो हमसे क्या पूछेगा कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट कब फॉर्म हुआ। ये अभी ही फॉर्म हुआ है, यूएई में जो समिट हुआ था, सॉरी सॉरी, इजिप्ट में जो समिट हुआ है, सॉरी, इजिप्ट में हुआ है, नॉट यूएई। इजिप्ट के श्रम इल शेख एरिया में जो हुआ है, वहां पर इसको जो है इंडिया ने इसका हिस्सा बना है। अब हमसे मैंग्रोव पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैंग्रोव पे क्या क्वेश्चन आएगा कि मैंग्रोव कहाँ मिलते हैं, कैसे ट्रीज होते हैं। तो देखिए, मैंग्रोव जो हैं वो आपको मैंने जो पिक्चर में भी दिखाए थे, दे आर वन ऑफ दी सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज। ये आपको बेसिकली तटीय किनारे, कोस्ट लाइंस, वहां पे मिलेंगे जहाँ पे तट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिवर आ रही है, रिवर का जो फ्रेश वाटर है और जो ओशन है, लाइक बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, इनके मिक्सचर पर, इनके कॉन्फ्लुएंस पे आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनकी खास बात ये क्या होती है, जो मैंग्रोव्स होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, ये आपको एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस कौन सी होती हैं, जैसे कि कभी बहुत हाई हाई सॉल्ट हो गया, या लो ऑक्सीजन भी हो गया, ये वहां पे भी सरवाइव कर सकती हैं। ये हर एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करते हैं क्योंकि जो इनकी रूट्स होती हैं वो वाटर में, पानी में पूरी तरह डूबी हुई होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे दे आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। ये सॉल्टी कंडीशंस में भी सरवाइव करने की कैपेबिलिटी रखती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स वहां पे वहीं खत्म हो जाते हैं। ठीक है, प्लस साथ ही साथ जो साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात बनते हैं, जो फ्लड आते हैं, बाढ़ आती है, या फिर आप कह लो जो भी इस तरीके के डिजास्टर आते हैं, या कोई ऐसी स्टॉर्म आती है, ये पहले ही उसको रोक लेते हैं। इनका काफी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल है इस चीज के लिए। अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करूं, इन द होल वर्ल्ड सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स कहाँ पे मिलते हैं? एशिया में। ठीक है, और एशिया में अगर मैं बात करूं, साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया में आता है ना अपना इंडिया। अपने भारत में जो है 45.8% जो है वो टोटल एरिया आपको देखने को मिलेगा। राइट, हमारे भारत में इतना मिलता है। और हमारे भारत में ही जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव्स कवर मिलेगा। कौन सा एरिया? दैट इज सुंदरबंस। सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव्स है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऑलरेडी लिस्टेड है। एंड सेकंड, फर्स्ट तो ये है, सेकंड इनके बाद कौन आते हैं? गुजरात और अंडमान एंड निकोबार, ये भी इसी में आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर? मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट हो गया। मैंग्रोव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन मैंग्रोव्स को कंजर्व करने के लिए एक डे भी है, किसी को पता है आप में से कौन सा डे है? दैट इज 26 जुलाई। वो भी ऑलरेडी बनाया जाता है, जो कि मैंग्रोव्स को कंजर्व करना, उनके लिए एक हेल्दी प्रैक्टिसेस चलाना, नया डेवलपमेंट करना, ये ऑलरेडी इट इज अंडर गोइंग, चल रही है ये चीजें। और इसी के तहत यहाँ पर एक अलायंस बनाया गया है, विच इज लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है ताकि इसको और इम्प्रूव किया जा सके, ताकि और एजुकेशन स्प्रेड की जा सके। जैसे अब इंडिया ने ज्वाइन किया, तो आप लोग पढ़ रहे हो ना इस चीज को, अब आपको भी नॉलेज मिली ना कि मैंग्रोव्स हमारे इंडिया में क्या रोल प्ले करते हैं। तो वही है, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हर एक को मैंग्रोव्स को कंजर्व करना आना चाहिए, और उनकी इम्पोर्टेंस हर एक को पता होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, और ये पता चले कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये यही ऑब्जेक्टिव है, समझ गए ना? यही ऑब्जेक्टिव है इस अलायंस का, जो आपको अभी नॉलेज मिल रही है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये वाला था आपका, इसको रीड कर लीजिएगा सब लोग। देन नेक्स्ट इसके बाद, एक्चुअली ये न्यूज काफी ज्यादा जो है चल रही थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल जरूर बनाऊंगा, सो दैट मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूं कि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है ना, उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि क्या है, अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। अभी क्यों है ये न्यूज में? अभी क्या हुआ है, गवर्नर, जो कि आप सब जानते हैं, गवर्नर के बारे में आप सब जानते हैं, मुझे इसमें मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा। राज्यपाल, गवर्नर के बारे में यू ऑल आर वेल अवेयर, पहले से ही आप कुछ ना कुछ इसके बारे में जानते हैं। लेकिन अभी क्या न्यूज है इसकी? अभी न्यूज कुछ ऐसी है कि जो डीएमके के लीडर हैं,
उन्होंने बोला है कि जितने भी सेम सोच रखने वाले एमपी हैं, वो तमिलनाडु का जो गवर्नर है ना, उनके साथ थोड़ा सा मतभेद चल रहा है। तो उस मतभेद के लिए जो है प्रेसिडेंट तक गुहार लगाते हैं और राज्यपाल को हटाने की बात चल रही है। तो अब हमसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब आपको टॉपिक समझ में आ गया ना? क्वेश्चन कैसे बनेगा पता है ना? क्वेश्चन आएगा आप लोगों से कि जो गवर्नर है उनका क्या रोल है यहाँ पर। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर है? गवर्नर यहाँ पे क्या काम करते हैं जो हमें उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब गवर्नर के ऊपर हमसे क्वेश्चन आएगा, सो वी हैव टू स्टडी अबाउट गवर्नर। सबसे पहली चीज, गवर्नर का आर्टिकल, वो आर्टिकल 155 एंड 156 में गवर्नर के बारे में लिखा हुआ है। और साफ लिखा है कि गवर्नर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक गवर्नर रहते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि प्लेजर जो है मतलब 5 साल होने से पहले ही आप हटाना चाहती हैं, तो राज्यपाल को पद छोड़ना पड़ सकता है। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा है कि राज्यपाल का जो महाभियोग है उसका कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इम्पीचिंग द गवर्नर। ठीक है, लिखा नहीं हुआ, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के प्लेजर तक रहते हैं। ठीक है ना? समझ गए इस बात को? अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गवर्नर की पावर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट है और जो गवर्नर है उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ जाते हैं, उनके बीच में, दोनों के बीच में एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो इसके लिए कुछ लिखा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हाँ ये जरूर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। मैं आपको यहाँ पर दो केसेस के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। पहला केस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, सूर्य नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1981 में, जिसमें जो राजस्थान हाई कोर्ट थे, मतलब जोधपुर का जो हाई कोर्ट है, इन्होंने बोला था कि जो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के कहने तक जो रहेंगे गवर्नर, ये बस यही रहेगा। इन्होंने इसको बोला था कि ये ठीक बात है। इन्होंने बोला था इस केस के अंदर कि गवर्नर जो है, इनके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं रहता, मतलब कि वो कितने साल तक रहेंगे उसकी सिक्योरिटी उनके पास प्रोवाइडेड नहीं है। उनको कभी भी प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जा सकता है। तो हमसे क्या क्वेश्चन आएगा, सूर्य नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू, ये केस किससे जुड़ा हुआ है? हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो आप समझ गए ना, ये गवर्नर से जुड़ा हुआ है। ऐसे एक और केस का भी मैं मेंशन करूंगी यहाँ पर, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010 में आया था। ठीक है, ये रिसेंट ही है। इसमें भी इन्होंने यही बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बात बोली थी, जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसी का इन्होंने यहाँ पे मीनिंग समझाया था कि यस, आप किसी भी समय बिना किसी रीजन के प्रेसिडेंट यहाँ पर ये पावर रखते हैं कि हटा सकते हैं। यही आपको इसके अंदर भी समझना है। इस पूरे के पूरे आर्टिकल में मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि एग्जाम में प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आए तो ये याद रखना है। क्वेश्चन आता है मान लीजिए एमसीक्यू वाले पेपर में कि जो वर्ड है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। हाँ जी, बिल्कुल मेंशन्ड है। क्वेश्चन आता है क्या ये डिफाइंड है, तो नो, ये डिफाइंड नहीं है। लिखा हुआ है, बस एक्सप्लेन नहीं किया है। बस यही बताया कि प्रेसिडेंट की मर्जी का, रीजन वगैरह कुछ नहीं लिखा, और गवर्नर को हटाने का प्रोसीजर भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा प्रोविजन है जो मैं आपको बता रही हूँ, पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी ये चीजें। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको याद रखना है, कैसे क्वेश्चन इससे बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी रिसेंटली ही स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि का जो मूर्ति है, वो भारत में अभी रिसेंटली ही बनाई गई है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, आपको पता है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ पीस, ये ऑलरेडी भारत में है। अब उसी रिस्पेक्ट में जो है वो एक नया यहाँ पर स्टैचू ऑफ जो है प्रोस्पेरिटी बनाया गया है। ठीक है, ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप इसमें देख सकते हैं स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी इस तरीके से। अब हमसे क्वेश्चन क्या आएगा कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किससे डील करता है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो होता है ये जो है एक्चुअली में बैंगलोर के जो फाउंडर थे कर्नाटका के, जिनका नाम था श्री नादा प्रभु केम गौड़ा, इनके लिए यहाँ पर बनाया गया है बैंगलोर में। ठीक है, रिसेंटली ही इसको जो है वो अभी ही 11 नवंबर को ही इसको ओपन किया गया, जो कि प्रॉपरली डेजिग्नेट है केम्पे गौड़ा, वो जो कि बैंगलोर के फाउंडर थे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर में
दिस पर्सन वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस, राइट? सो दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये जो स्टैचू है, ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है, यहाँ पर ब्रॉन्ज का स्टैचू है। प्लस इसको जो बनाया है वो भी वी राम सुतर ने बनाया, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया था, राइट एवरीवन? सो बेसिकली आपको याद रखना है किसके लिए बनाया, कहाँ पे बनाया है। जो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कहाँ बनाया और किसने बनाया, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल G20 के ऊपर है, वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग इस पिक्चर को देखो। अभी रिसेंटली मोदी जी ने जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने G20 का यहाँ पर एक लोगो यहाँ पर बनाया है। जो लोगो है उसमें आप एक कमल का फूल भी देख सकते हैं, ठीक है? काफी इस पे कंट्रोवर्सी भी चल रही है। और उसका जो थीम है वो क्या रखा है, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब क्या होता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पूरा जो वसुधैव है, हमारी जो अर्थ है, वो एक कुटुंबकम, कुटुंबकम मतलब फैमिली है, ठीक है? तो ये भी याद रखना है G20 का। आपसे थीम पूछी जा सकती है, ठीक है? क्योंकि इंडिया जो है अब नेक्स्ट ईयर से, दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक जो है G20 की प्रेसिडेंसी अपने अंडर करनी है। तो G20 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो इसके समिट होने हैं वो इंडिया में होनी है। और G20 के समिट्स के लिए इंडिया में काफी ज्यादा जो है वो चल रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो ब्यूटिफिकेशन चीजों की चल रही है, काफी ज्यादा ना, एक तरीके से अब बेटर बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ठीक है? इंडिया के जो अभी शेरपा हैं, अमिताभ कांत, उन्होंने भी यहाँ पर काफी जो है बातचीत वगैरह बढ़ाई है, आगे बायलैटरल टॉक्स यहाँ पर इंक्रीज किए हैं। सो ये आपको याद रखना है। G20 एक फोरम है जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बढ़ाया जाता है, जिसमें अभी प्रेजेंटली 19 कंट्रीज हैं और एक है उसमें यूरोपियन यूनियन, ठीक है? ये है G20। तो G20 यहाँ पर जो है वो एक 1999 में जब ईस्ट एशिया और क्राइसिस आया था, तब से इसको स्टार्ट किया गया है। और उसके बाद से ये G20 चल रहा है, जिसके अंदर अभी इंडिया उसकी प्रेसिडेंट यहाँ पर बनने वाला है। तो तब हमारे लिए बहुत सारी अपडेट्स होंगी पढ़ने के लिए। अभी तो आपको G20 याद रखना है, पर आगे आने वाले एग्जाम्स में G20 का रोल और इसमें कितनी पॉपुलेशन है, कितने कौन से क्या, हर चीज के बारे में पूछा जाएगा। इवन जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें 19 कंट्रीज के नाम भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था उसमें ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट कि G20 में कौन सी कंट्रीज हैं। सो आपको वो लिस्ट बना के जानी है। शेरपा के बारे में पढ़ के जाना है। G20 का जो है वो एक फाइनेंस ट्रैक होता है और एक शेरपा होते हैं। भारत के अभी शेरपा कौन है, मैंने आपको बताया यहाँ पर। भारत के शेरपा जो है वो यहाँ पर अभी अमिताभ कांत है, जो कि एक समय में पहले जो है नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं, ठीक है? शेरपा का काम होता है कि जो भी एनर्जी के काम है, पॉलिटिकल काम देखने हैं, करप्शन के अगेंस्ट काम है, उन सबको यहाँ पे देखना है, ठीक है? इंडिया ग्रुप 2 का पार्ट है। और एक होता है ना, एक वर्ड होता है ट्रायो का, ठीक है? 3 यहाँ पे होती हैं। जब कोई नई कंट्री प्रेसिडेंट बनती है तो उसके हिसाब से 3 कंट्रीज का यहाँ पे ग्रुपिंग चलता है। बाकी G20 का काम क्या है? G20 का काम है यहाँ पर जो भी क्राइसिस है उनको यहाँ पर चेक करना, ठीक है? तो याद रखिएगा, एक हमारा यहाँ पे लोगो आया है। लोगो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। होल अर्थ इज अ फैमिली। लोटस, लोटस यहाँ पे सिग्निफाई करता है हमारे आस्था को, हमारी बौद्धिकता को, हमारे पुरानिक हेरिटेज को यहाँ पर सिंबलाइज करता है। इसका कोई एक परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। यहाँ पर सब लोग शेरपा के थ्रू आते हैं, अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ आते हैं, अपने अपने जो एरिया के बैंक है उनके गवर्नर्स के साथ आते हैं, जिसका फर्स्ट समिट 2008 में हुआ था वॉशिंगटन यूएसए में। उसके बाद से ये चीज चलती आ रही है। अभी किसके पास है ये G20 की प्रेसिडेंसी? अभी है इंडोनेशिया के पास, ठीक है? इंडोनेशिया के बाद अब इंडिया के पास है, समझ गए? ठीक है, अब इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राजील, ठीक है? इंडोनेशिया 2022 का, 2023 का इंडिया और 2024 का ब्राजील होस्ट करेगा। तो अभी का जो ट्रियोका बन गया है वो ये बन गया है, ठीक है? हमारा भारत अब होस्ट करने वाला है, राइट? तो G20 के बारे में आपको से 2020 में यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? पहले तो एक पूछा था कि भाई G20 के मेंबर्स, और एक उन्होंने पूछा था G20 कॉमन फ्रेमवर्क क्या चीज है। तो ये बेसिकली लो इनकम की जो कंट्रीज है उनको बढ़ाने का एक इनिशिएटिव था, जो कि पेरिस क्लब के साथ मिलकर के G20 ने स्टार्ट किया था। सो ये क्वेश्चन 2022 में यूपीएससी पूछ चुकी है G20 पर। सो अपकमिंग एग्जाम में देर इज अ हाई चांस कि यूपीएससी जो है हमसे G20 पर कोई ना कोई फैक्ट पे क्वेश्चन पुटअप जरूर करेगी, ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ देखेंगे। विक्रम एस करके भारत का पहला प्राइवेटली
जो है वो निजी तौर पर एक जो है रॉकेट को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल वो है हमारे चेयरपर्सन बनाए गए लॉ कमीशन के, जिनका एग्जाम बिल्कुल अभी आ रहा है ना दिसंबर में। वो तो ये नाम पढ़ के जाए कि सीजे जो है पुराने रिटायर्ड सीजे ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। लेकिन जिनका एग्जाम अभी दूर है, मैंने ये आर्टिकल उन स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इंक्लूड करा है ताकि मैं आपको ये बता दूं कि जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर एक बॉडी है। वो एक हिंदी इंग्लिश में हम उसको कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक एक बॉडी है। तो मैं आपको ये चाहती थी कि मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। लॉ कमीशन, लॉ कमीशन भारत के अंदर एक ऐसी बॉडी है जो कि हमारे अभी तक जो लॉस चल रहे हैं उन पे क्या करती है, उनको रिव्यू करती है, उन पे रिसर्च वर्क करती है। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, सॉरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको पहली बार ये हमसे पूछा जा सकता है 1955 में बनाया गया था। 3 सालों के लिए इसको बनाया जाता है, 3 इयर्स के लिए हर बार बनाया जाता है। सबसे पहली बार लॉ कमीशन लॉर्ड मैकॉले ने बनाई थी, जो कि हमारे पहले लॉ कमीशन के मेंबर थे। ठीक है, और ये बॉडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर काम करती है। ठीक है, ये अपना पूरे तरीके से बताती है कि हम किस तरीके से जो हमारे लॉज है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, और वो याद है आपको जो मैंने पिछली वाली लेक्चर क्लास में आपको यूसीसी पे आर्टिकल बताया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें इसके बारे में पता है लॉ कमीशन ने क्या बोला था? कि लॉ कमीशन ने बोला था कि यूसीसी ना ही जरूरी है, ना ही आज के समय की ऐसी बहुत ज्यादा बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज, उन्होंने ऐसी बात बोली थी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, मेरा मेन मोटिव इस पॉइंट को डालने का लॉ कमीशन समझाना था आपको। ठीक है, बाकी हाँ जिसका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है वो ये अपॉइंटमेंट याद रख सकता है। बाकी जिसका एग्जाम थोड़ा 2-3 महीने बाद है वो इस वाले पॉइंट को उतना गौर ना करे, बस लॉ कमीशन को समझे। नेक्स्ट, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है इस पॉइंट को लाने का कि प्रेसिडेंट ने अभी ये जो अवार्ड्स दिए हैं, क्वेश्चन है कि ये अवार्ड कौन सी कैटेगरी में दिए जाते हैं। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल, पहले मैं आपको बता दूं फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक फीमेल का नाम है। और वो फीमेल कौन है? वो जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, क्योंकि ये जो फीमेल थी ये एक नर्स थी। और बहुत ज्यादा अच्छे से उन्होंने एक नर्सेस को ट्रेन करना, उनका मैनेजमेंट वो सब किया था। तो भारत में ये अवार्ड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नर्सिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वालोंग मेला की अभी रिसेंटली डायमंड जुबली हुई है। नाउ व्हाट इज वेलोंग मेला? बेसिकली वेलोंग मेला एक वेलोंग वॉर था। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का एक एरिया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही ईस्ट साइड में एक एरिया पड़ता है। 19 अभी पता है मैंने ये क्यों ऐड करा है? क्योंकि 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था उसको अब कितने साल कंप्लीट हो गए हैं? 60 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर वेलोंग में किया भी था। यहाँ पर वेलोंग एक ऐसा अटैक था जो इंडिया मैनेज कर पाया था। तो यहाँ पर फिर जो है जिसकी वजह से क्या हुआ था कि चाइना को अपनी आर्मी वेलोंग से ताबांग करनी पड़ी थी। ठीक है, तो एक ये वाला फैक्ट भी याद रखिएगा। अभी रिसेंटली यहाँ पर वेलोंग मेला के लिए डायमंड जुबली की सेलिब्रेशन चल रही है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, रिसेंटली मथुरा वृंदावन की में जो यूपी की सरकार है उन्होंने ये बोला है कि 2041 तक मथुरा वृंदावन के एरिया को नेट जीरो कार्बन एमिशंस बना दिया जाएगा। जहां पे अगर आप कभी भी आप जाते हैं, आप क्योंकि मथुरा वृंदावन एक टूरिस्ट प्लेस है, तो अगर आप वहां पर जाते भी हैं तो आपको वहां पर मथुरा वृंदावन के एरिया में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू जाने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो परिक्रमा पथ होगा वहां पे परिक्रमा करने के लिए, वो आप सिर्फ और सिर्फ कैसे जा सकते हैं? यू कैन गो देयर ओनली विद द हेल्प ऑफ वहां का जो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू। ठीक है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये चीज स्टेप लिया गया है। नेक्स्ट एक काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है आगे। केरल की सरकार ने जो गोल्ड के प्राइजेस हैं, जो सोने का कीमत है, वो एक समान कर दी है। ठीक है, सोने की जो एक समान कीमतें यहाँ पर शुरुआत करी है वो केरला ने सबसे पहली स्टेट बनी है। ये फैक्चुअल याद रखना। दूसरा, हमारी आर्मी ने वीरांगना सेवा केंद्र, जो भी वीर नारी हैं, हमारी वीर नारियां हैं हमारे भारत की, उन वीर नारियों के लिए यहाँ पर वीरांगना सेवा केंद्र यहाँ पर शुरुआत की है। क्वेश्चन बनेगा उस केंद्र का नाम क्या है? आपके से सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर मदर टंग के ऊपर
अभी रिसेंटली यहाँ पर पहली बार भारत में मदर टंग का जो है एक सर्वे कंप्लीट किया गया। सिंपल सा फैक्ट है, मदर टंग सर्वे। ठीक है, भारत की 576 लैंग्वेजेस की वीडियोग्राफी यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट इसके बाद बढ़ेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारे एक नया सेंटर खोला है। अब हमसे सेंटर की लोकेशन पूछी जाएगी। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। तो आपको ये सेंटर की लोकेशन याद रखनी है, फरीदाबाद हरियाणा में इसको ओपन किया गया है, जो कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र को पूरा प्रोटेक्ट यहाँ पर करेगा। हमसे सीधा फैक्चुअल बेस में इसके ऊपर जो है ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे ओपन किया। ये मैंने एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फटाफट से सब लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ग्रीन वॉशिंग का अर्थ क्या होता है वो आपसे इसमें पूछा गया। आपको सीधा सीधा ये बताना है कि जो ग्रीन वॉशिंग शब्द है, जो मैंने आपको अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है थोड़ी देर पहले, पूरा पूरा एक्सप्लेन किया है, आपको ये बताना है कि ग्रीन वॉशिंग शब्द का क्या अर्थ है। अच्छे से इसको रीड कर लो, फिर मुझे इसका आंसर दीजिए कि ग्रीन वॉशिंग शब्द का क्या अर्थ है। हाँ भाई, पढ़ लिया सब लोगों ने? इसका आंसर आप क्या बताएंगे यहाँ पर? इस ग्रीन वॉशिंग शब्द का जो अर्थ है वो यहाँ पर क्या है? वो है पहला वाला। ठीक है, एक गलत धारणा देना कि कंपनी के जो उत्पाद है वो पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, ये बताना एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ये बताना ये टोटली यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यही है ग्रीन वॉशिंग शब्द का अर्थ, जो मैंने आपको भी काफी एक्सप्लेन किया। ये 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके जो पीसीएस के एग्जाम्स है उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी फॉर्म में इससे क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो ये थे इस पूरे हफ्ते के ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे हमारा ज्यादातर सवाल बनने के चांस है। ठीक है, उसके अलावा जो छोटे मोटे और फैक्ट्स हैं वो आपको जो है नवंबर मंथ की जो पूरी एक मंथली वीडियो आती है उसमें भी कवर किया जाएगा। ये आपको मैंने बैकग्राउंड के साथ पूरा कवर किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है कि वो क्यों न्यूज में है, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है। क्योंकि जब बैकग्राउंड समझ लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये वाली न्यूज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, आई होप सब लोगों को यहाँ तक ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और करंट अफेयर्स के फैक्ट्स के साथ हम लोग और अपकमिंग क्लास में और मिलेंगे, जिसमें हम और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू करंट अफेयर्स के साथ।